हेलो दोस्तों, हेलो व्यूअर्स, हेलो इन्वेस्टर्स। मेरा नाम अनुज गुप्ता है, मैं टैग इन्वेस्टमेंट से हूँ। आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन रिलेटेड टू द स्कैम 1992 है, कॉमनली नोन एज द हर्षद मेहता स्कैम, fondly known as the Narasimha Rao scam, the stock market scam. So, well, we are not here to define as to what this scam should be called and what it should be named. हम यहाँ पे इस विषय पे चर्चा नहीं करेंगे कि इस स्कैम का नाम क्या होना चाहिए था, बट हम इस वीडियो में ये चर्चा करना चाहेंगे कि स्कैम एक्चुअली क्या था, या 1992 का ये स्टॉक मार्केट में जो क्रैश आया था, ये स्कैम हुआ था, ये शब्द क्यों यूज़ करा गया, और इसमें 1992 में एक्चुअली हुआ क्या था। सो जस्ट गोइंग बाय द हिस्ट्री और गोइंग बैक टू द हिस्ट्री, वी आर सेटिंग इन 2020। आज की तारीख में हम 2020 में हैं, और स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड मार्केट, स्टॉक एक्सचेंजेस, चाहे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज हो, बैंकिंग सिस्टम्स हो, आरबीआई रेगुलेटर, सेबी एज अ रेगुलेटर हो, ये सब इन्होंने अपने सिस्टम्स बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंजेंट कर दी हैं, पॉलिसीज़ बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग कर दी हैं। बट जब 1990s की बात, जब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज था ही नहीं, 1992 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज आया था, उससे पहले बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था और रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस थे, जैसे कि मद्रास स्टॉक एक्सचेंज, कैलकाटा स्टॉक एक्सचेंज। सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं हुआ करता था 1992 में, 1990s में, 1980s में। सो ये कहानी है 1980s 1990s की, जब स्टॉक मार्केट चुनिंदे प्लेयर्स ही संभाला करते थे, कुछ कुछ स्टॉक ब्रोकर्स की ही मानी जाती थी। इन्वेस्टर्स स्टॉक ब्रोकर के भरोसे पे, स्टॉक ब्रोकर पे निर्भर होते हुए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करा करते थे। उस वक्त ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम नहीं हुआ करता था। 1980s 1992 से पहले प्री डिजिटल एरा, 1991 से प्री डिजिटल एरा कहलाता है। उस वक्त डिजिटल सिस्टम इतने प्रेवलेंट नहीं थे। तो एक्चुअली हुआ क्या था 1992 में या उससे पहले। सो हर्षद मेहता स्कैम इसलिए कहलाता है क्योंकि हर्षद मेहता उन दिनों के वन ऑफ द मोस्ट फेमस स्टॉक ब्रोकर्स थे, एंड द बिग बुल के नाम से वो जाना जाते थे। अब बेसिकली उन्होंने किया क्या, या स्टॉक मार्केट में हुआ क्या, वो हम आगे वीडियो में चर्चा करते हैं। उससे पहले आपसे मैं गुजारिश करूँगा, दरख्वास्त करूँगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, सो दैट आप हमारे साथ जुड़े रहें और हम आपसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस शेयर करते रहें और आपकी नॉलेज बढ़ाते रहें स्टॉक मार्केट के प्रति। हम लोग म्यूचुअल फंड्स के बारे में बातें करते हैं, टैक्सेशन के बारे में बातें करते हैं, बेसिकली फाइनेंशियल प्रोडक्ट अवेयरनेस नॉलेज देना इस चैनल का मकसद है। हमारी कंपनी का नाम टैग इन्वेस्टमेंट्स है। हम लोग एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, साथ साथ टैक्सेशन का भी काम संभालते हैं, थोड़ा बहुत रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट्स करवाते हैं, और आपकी आईटीआर फाइलिंग करना, टैक्स कंप्लायंसेस पूरे करना, आपको कहाँ पे निवेश करना चाहते हैं उसमें आपको मदद करवाना। फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, वेरियस फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जैसे कि म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, मॉडल फंड्स, पीएमएस सॉल्यूशंस, एआईएफ, PMS is portfolio management services, AIF is alternate investment funds, so on and so forth. अब चलिए हम आगे बात करते हैं अपने मेन टॉपिक विच इज़ द स्कैम 1992। इसके ऊपर काफ़ी मूवीज़ बन चुकी हैं, सीरीज़ आ चुकी है, बुक भी लिखी गई है द स्कैम के नाम से बाय मिस दलाल एंड हर हस्बैंड मिस्टर देवाशीष। सो नॉट वेस्टिंग टू मच ऑफ टाइम एंड कमिंग टू द मेन टॉपिक विच इज़ द स्कैम 1992। तो उन ज़माने में क्या होता था, इस ब्रोकर के ऊपर बहुत निर्भरता होती थी। एक ब्रोकर जैसे कि हर्षद मेहता, वो स्टॉक ब्रोकिंग में आए, इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग का लाइसेंस उन्होंने लिया, अपने सेट ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स भी थे, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी थे उनके पास। तो उस ज़माने में एक ब्रोकर दो बैंक्स के बीच में डील्स कराने में मदद करता था, विच मीन्स कि अगर एक बैंक को कुछ पैसों की ज़रूरत है, दूसरे बैंक से लेंडिंग की ज़रूरत है, तो बीच में एक ब्रोकर होता था, वो दोनों इस सप्लाई और डिमांड को पूरा करता था। वो एक ब्रोकर एक बैंक के पास जाता था, कहता था आपको अगर पैसा चाहिए, तो बदले में वो एक बैंक रिसीट देते थे, विच इज़ काइंड ऑफ अ कोलैटरलाइज्ड और अगेंस्ट अ सिक्योरिटी। तो बैंक बी के पास, जिसके पास एक्सेस कैश है, वो बैंक ए को पैसा देता था अगेंस्ट अ बैंक रिसीट। बैंक रिसीट इज़ नथिंग बट अ सिक्योरिटी, अंडरलाइंग सिक्योरिटी, कि ठीक है मैं आपसे पैसा ले रही हूँ और ये मेरी सिक्योरिटीज़ आप गिरवी रख सकते हैं। इसके साथ साथ एक पब्लिक डेट ऑफिस हुआ करता था, जहाँ पे सिक्योरिटी जनरल लेजर में ये एंट्रीज हुआ करती थी, जो बैंक रिसीट दिए जा रहे हैं वो एचडीएल में, पब्लिक डेट ऑफिस में
एंट्री रिकन्सिलेशन होती थी। बट क्योंकि उस वक्त डिजिटल एरा नहीं था, ये सब मैनुअल काम होता था, तो बीच में 10 15 20 दिनों का ग्रेस पीरियड दिया जाता था ये सब काम पूरा करने के लिए। तो बेसिकली ये स्कैम अपने पीक पे पहुंचा कैसे इज कि हर्षद मेहता एक एक फेमस स्टॉक ब्रोकर बन चुके थे 1990s तक। इनफैक्ट 1980s में उन्होंने अपना स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस शुरू कर दिया था। वो पहले एज अ जॉबर काम करते थे। जॉबर मतलब एक नेशनल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में एक रिंग होती थी, उसमें जॉबर्स जाते थे जो कि क्लाइंट्स का सौदा खरीदते बेचते थे। तो ये काम हर्षद मेहता भी करते थे। बट धीरे धीरे जब उनको ये जॉबर का काम समझ में आया, स्टॉक मार्केट का काम समझ में आया, उन्होंने खुद की एक कंपनी खोल ली, ग्रो मोर इन्वेस्टमेंट्स एंड कंसल्टेंसी के नाम से, जहाँ पे वो इन्वेस्टर्स का पैसा निवेश करवाते थे और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का भी पैसा निवेश करवाते थे। एंड ही वो काफ़ी इन्फ्लुएंशियल बन गए थे क्योंकि जो जो कंपनीज वो बताते थे वो ऊंचाइयाँ छू लेती थी। अब वो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज थी, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग कंपनीज थी, या मैनिपुलेशन था, उसी चीज़ पे बेसिकली पूरा स्कैम की कहानी निर्धारित है। सो एक एग्जाम्पल एसीसी सीमेंट एक फेमस स्टॉक उस ज़माने में भी था, आज भी है, और आप लोग रिलेट कर पाएंगे। एसीसी सीमेंट का स्टॉक प्राइस 200 से विद इन 3 months 9,000 तक पहुंच गया था, विच इज ऑलमोस्ट 4400-4500% राइज इन स्टॉक। सिमिलरली बहुत से अदर शेयर्स थे, वीडियोकॉन, पोलो, ये सब मतलब उनके सजेस्टेड स्टॉक्स थे, मजदा इंडस्ट्रीज़, जो कि वो रिकमेंड करते थे। तो अब एक्चुअली होता क्या था वो स्टॉक प्राइजेस क्यों बढ़ते थे आगे, क्योंकि इसमें एक तो इनसाइडर ट्रेडिंग जिसे कहा जाता है, उनके पास इनसाइड न्यूज़ थी कि कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, उसके कितने प्रॉफिट्स हैं, उसके कितने डिविडेंड्स हैं। वो कंपनी की स्टडी करते थे ही। उनको इन सब सब्जेक्ट्स की पूरी नॉलेज थी। वो कंपनीज़ के प्रमोटर्स पे उनके ऑफिस में जाके, उनकी कंपनीज़ में विज़िट करके, प्रमोटर्स से मीटिंग करके कंपनी के बारे में और जानते थे। और उनको उनका एक कॉन्सेप्ट थ्योरी थी, रिप्लेसमेंट कॉस्ट थ्योरी, इन विच यूज टू से, जो वो कहते थे कि यदि आज की तारीख में आपकी 10 साल 20 साल पुरानी कंपनी है, अगर आज आप वो कंपनी खड़ा करना चाहें तो आपको कितना पैसा देना पड़ेगा। तो प्रमोटर कहते थे मेरा 10x पैसा लग जाएगा, 20x पैसा लग जाएगा, जो कि अभी उनका स्टॉक प्राइस मान लीजिए 20 पे चल रहा है, 30 पे चल रहा है। बट अगर वो आज की तारीख में कंपनी खोलना चाहें तो एक्चुअली उनका स्टॉक प्राइस 200 या 300 होना चाहिए। तो इस हिसाब से वो प्रमोटर्स को एक्साइट करते थे, प्रमोटर्स को इनकरेज करते थे कि आपका स्टॉक प्राइस बहुत नीचे चल रहा है और आपका एक्चुअली स्टॉक प्राइस 10x 20x 30x होना चाहिए। तो इस थ्योरी पे प्रमोटर्स भी मान जाते थे, इन्वेस्टर्स भी मान जाते थे। और इसलिए चाहे वो प्रमोटर्स का पैसा हो, इंस्टीट्यूशनल का इन्वेस्टर्स का पैसा हो, पीएमएस में उन ज़माने में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के पास ये जाते थे और कहते थे कि आप हमारे साथ डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं, तो आप बैंक के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट अल्टीमेटली पैसा स्टॉक मार्केट में ही जा रहा था। और उसकी वजह से स्टॉक प्राइजेस जो वो स्टॉक्स चूज़ करते थे, वो विदाउट बीइंग फंडामेंटली स्टॉक और टेक्निकली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स, उनके स्टॉक प्राइजेस 1x 2x 3x 4x 5x 10x 20x 30x बढ़ते जाते थे। एंड उसी की वजह से जब स्टॉक्स बढ़ते थे तो उनको वो सेल करके अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते थे। और इस तरीके से उन्होंने अपने इन्वेस्टर्स का भी काफ़ी पैसा बनाया, अपने लिए भी पैसा कमाया। एट द सेम टाइम ये स्कैम में क्यों तब्दील हुआ, या अल्टीमेटली इनकी जो इंटरनल जो चोरी थी वो कैसे पकड़ी गई, तो ही वॉज नॉट, हर्षद मेहता वॉज नॉट द ओनली वन हु वॉज डूइंग दिस प्रैक्टिस, रैदर इट वॉज अ कंप्लीट रेंज ऑफ ब्रोकर्स, सब ब्रोकर्स, एजेंट्स, स्टॉक ब्रोकर्स हुआ जो कि ये प्रैक्टिस कर रहे थे, इंक्लूडिंग द बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस। मगर सिर्फ हर्षद मेहता का ही नाम आता है क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा स्कैम मान लीजिए प्रिवलेंटली करा था। उस समय 500 करोड़ रुपए उन्होंने एसबीआई से लेके, एक्चुअली जो मैं कह रहा था बैंक ए से बैंक बी में जो उनको पैसा देना था, तो उन्होंने पैसा लेके एक्चुअली बैंक बी को दिया ही नहीं, और वो वाला पैसा उन्होंने स्टॉक मार्केट में लगा दिया क्योंकि उनको वो 15 दिन का विंडो मिलता था। बट इस समय उन्होंने क्या करा, ये जो बैंक रिसीट उनको बैंक ए से लेके बैंक बी को देनी थी इस 500 करोड़ के बदले, उन्होंने वो रिसीट दी ही नहीं। और वो रिसीट उन्होंने उससे पहले भी क्या करते थे, वो फेक बैंक रिसीट्स बनाने लग गए थे। ही हैड मास्टर्ड द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंक रिसीट्स, एंड उन्होंने ये बैंक रिसीट्स बिना किसी सिक्योरिटी के इशू करना शुरू कर दी। और कुछ 1 2 3 4 बैंक्स के साथ सेटिंग कर ली थी इंटरनल मैनेजमेंट, सीनियर मैनेजमेंट के साथ, कि झूठ मूठ की बैंक रिसीट देते हैं, 10 15 20 दिन का टाइम है हमारे पास मिलता है, और
ही वॉज जेन्युइन इन दैट केस कि वो वापस पैसा दे देते थे, तो बैंक को कोई प्रॉब्लम नहीं थी। इस बैंक जो लेंड कर रहा है इस दूसरे बैंक को, चाहे इस बैंक में पैसा आए या ना आए, वो इस बैंक को वापस पैसा लौटा देते थे। तो ही वॉज जेन्युइन इन ऑल दैट, इन 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 दोज रिस्पेक्ट्स। नाउ ये वाला बैंक क्यों लेंडिंग करता था नोइंगली अननोइंगली? क्योंकि इसको एक तो इंटरेस्ट मिलता था, और दूसरा ये ऊपर से क्योंकि स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते थे, 100 करोड़ का 110 करोड़ 120 करोड़ बनाते थे, 100 का 105 इनको देते थे, प्लस 1-2% इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट और दे देते थे। तो इसकी वजह से इस बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही थी, और कोई सी भी इंस्टीट्यूट को प्रॉफिटेबिलिटी से इनकार नहीं होता है। तो ये सारा खेल चल रहा था, बट इसमें मैनिपुलेशन क्या हो रही थी? इस स्टॉक प्राइजेस की मैनिपुलेशन हो रही थी। मजदा इंडस्ट्रीज़ के लिए कहा जाता है इसकी, मजदा इंडस्ट्रीज़ में ताले लगे हुए थे तब भी उनके स्टॉक प्राइजेस बढ़े जा रहे थे। क्यों? क्योंकि हर्षद मेहता ने उस स्टॉक के प्राइजेस को इन्फ्लेट कर रखा था, वो बाय कॉल दे ही जा रहे थे। एक आम जनता को इतनी नॉलेज नहीं होती है कि वो अंडरलाइंग स्टॉक जो कि वो सजेस्ट कर रहे हैं उनके फंक्शनिंग देखें, उनके प्रमोटर्स की ऑथेंटिसिटी देखें, उनके मॉरल वैल्यूज़ देखें। ये आम जनता को नहीं पता होता है, और वो आम तौर पे ब्लाइंड ट्रस्ट करते हैं अपने स्टॉक ब्रोकर पे। और उस वक्त वही हो रहा था, इन्वेस्टर्स को कोई नॉलेज नहीं थी। उनकी हिस्ट्री, हर्षद मेहता की हिस्ट्री अच्छी थी कि जो वो सिलेक्ट करते थे स्टॉक्स वो ऊपर जाते थे, तो उसी बलबूते पे इन्वेस्टर्स उनके कहने पे पैसा लगा देते थे स्टॉक मार्केट पे। सो अल्टीमेटली ये स्कैम सामने आया कैसे? और ये शब्द भी स्कैम, मिस दलाल ने, उस वक्त की जो फाइनेंशियल जर्नलिस्ट थी, आज भी हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में काम करती हैं वो, उन्होंने ये स्कैम को अनवील करा था मेनली। एंड देन बहुत सारी क्वेरीज बैठी गई थी, जैसे कि जानकी रमन कमेटी बैठी गई थी, जो कि उस वक्त के सब डेप्यूटी आरबीआई गवर्नर थे। सीबीआई इंक्वायरी बैठी गई थी, ईडी की इंक्वायरी बैठी गई थी, इनकम टैक्स की इंक्वायरी बैठी गई थी। कहते हैं कि 10,000 करोड़ का उनके ऊपर इनकम टैक्स की लाइबिलिटी आ गई थी। तो ओवरऑल ये स्कैम 500 करोड़ का नहीं, ये ऑलमोस्ट टू द ट्यून ऑफ 4 से 5,000 करोड़ का स्कैम था। और उस वक्त जब ये स्कैम न्यूज़पेपर्स में लीक हुआ, पब्लिक हुआ, तो स्टॉक मार्केट जाहिर सी बात है कि क्रैश हो गई थी। तो ये कुछ थोड़ा बहुत इस स्कैम के बारे में था, 1992 स्कैम के बारे में था। अब ये तो हो गई स्कैम की बात। अब इससे हमारे को लर्निंग्स क्या मिलती हैं इस स्कैम से या इस एपिसोड से? तो लर्निंग्स कुछ चीज़ें आपको ये समझनी चाहिए कि एज अ इन्वेस्टर आप कभी भी किसी चीज़ के, चाहे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें या कोई भी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करें, तो आप ब्लाइंडली ना करें। आप उस अंडरलाइंग स्टॉक के फंडामेंटल टेक्निकल पैरामीटर्स को समझिए, उस एटलीस्ट उस कंपनी के बेसिक अंडरस्टैंडिंग रखिए कि उसकी फ्रेंचाइज वैल्यू क्या है, उसकी बैलेंस शीट को पढ़ना सीखिए, उसका कैपिटल अमाउंट देखिए, उसके मार्केट कैप देखिए, उसका प्रॉफिटेबिलिटी देखिए, उसकी पास्ट हिस्ट्री देखिए। ये देखिए कि गिरते हुए मार्केट में वो कितना गिरता है, बढ़ते हुए मार्केट में वो कितना बढ़ता है, कितना स्टेबल स्टॉक है। स्टॉक्स के बारे में हम दूसरे एपिसोड में या दूसरे वीडियो में चर्चा करेंगे, बट मेनली कहने का मतलब है आपको ये लर्निंग मिलनी चाहिए इस स्कैम 1992 से, कि आपको खुद की नॉलेज होनी चाहिए। आप वो रैग्स टू रिचेस वाली, क्योंकि हर्षद मेहता का रैग्स टू रिचेस का एक स्टोरी बन चुकी थी कि कैसे वो एक चौल से उठ के 15,000 स्क्वायर फीट के सी फेसिंग फ्लैट में रहने लगे थे। उन्हीं के घर के अंदर ही स्विमिंग पूल था, मिनी गोल्फ कोर्स बना रखा था जहाँ पे वो गोल्फ प्रैक्टिस करते थे। तो ये उनके पास गाड़ियाँ भांति भांति प्रकार की थी। तो ये सब चीज़ें वो रैग्स टू रिचेस स्टोरी के नाम से बहुत फेमस हो गए थे, और हर एक स्टॉक ब्रोकर क्या, इन्वेस्टर क्या, उनको कॉपी पेस्ट करना चाह रहा था और सोच रहा था कि वो रातों रात अमीर बन जाएंगे। जबकि आप अगर हर्षद मेहता के केस में भी देखो तो उनको कम से कम 10 साल लगे थे इन सब मुकाम पे पहुंचने के लिए। तो दूसरी हमारी लर्निंग ये होती है कि आप ओवरनाइट कभी भी रिच नहीं बन सकते हैं। तो आपको कम से कम 5, 10, 15, 20 साल का समय स्टॉक मार्केट में देना चाहिए अगर आपको स्टॉक मार्केट से कमाना है। कभी भी ट्रेडिंग मेंटालिटी से आप रिच नहीं बन सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ट्रेडिंग अच्छी नहीं होती है, ट्रेडिंग अच्छी चीज़ है यदि आप उसमें रैग्स टू रिचेस के थ्योरी से या प्रैक्टिस से ना आए। तो आपको धीरे धीरे इवन ट्रेडिंग कैन बी यूज्ड फॉर लॉन्ग टर्म मनी इन्वेस्टिंग एंड क्रिएशन। सो रियल मनी इज़ इन द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। तो आपको लंबे समय तक रहना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में। अब स्टॉक मार्केट में आप चाहे डायरेक्ट स्टॉक्स के थ्रू रहें, म्यूचुअल फंड्स के थ्रू रहें, पीएमएस के थ्रू रहें, एआईएफ के थ्रू रहें, मॉडल फंड्स के थ्रू रहें,
यूलिप प्लान्स आते हैं उसके थ्रू रहें, बट आपको लंबे समय 10, 15, 20 साल देने पड़ेंगे अगर आपको अच्छा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट और कंपाउंडिंग वेल्थ क्रिएट करना है। तो उसके साथ साथ ये भी समझ में आता है, ये भी लर्निंग है कि हमारे को सिस्टम्स फॉलो करने चाहिए, हमारे को बेसिकली सिस्टम्स को तोड़ना नहीं चाहिए। सिस्टम्स में पहले तो खैर बहुत लूप होल्स हुआ करते थे, अब सिस्टम्स जैसे कि हमने कहा कि सेबी एक स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई है, आरबीआई का काफ़ी हद तक कंट्रोल है, बैंकिंग सिस्टम बहुत रेगुलेट हो चुका है, तो अब लूप होल्स कम हो चुके हैं, बट एट द सेम टाइम वी हैव टू फॉलो द सिस्टम, हमारे को सिस्टम्स फॉलो करना चाहिए। ये सारी थोड़ी बहुत हमारी लर्निंग्स थी इस स्कैम से। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियोस आपके साथ लाते रहेंगे और चर्चा करते रहेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर पेशेंट लिसनिंग, पेशेंट वॉचिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट इन योर फाइनेंशियल जर्नी। हम आपको तहे दिल से शुभकामनाएं देते हैं कि अगर आप अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू कर चुके हैं या कर रहे हैं या करना चाहते हैं तो वो सुखद रहे और आपके लिए वेल्थ क्रिएट करे, और आने वाले आपका भविष्य और आने वाली जनरेशन्स का भविष्य अच्छा रहे। अधिक जानकारी हमारे बारे में, हमारे कंपनी के बारे में यदि आप जानना चाहते हैं तो जनरली हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं वहाँ पे हमारी कंपनी का लिंक रहता है। एक हमारे शेड्यूलिंग ऐप है जिसके थ्रू आप हमारे साथ 15 मिनट का चर्चा कर सकते हैं, अपनी ज़रूरतें बता सकते हैं, हम आपकी मदद कर सकते हैं कि कहाँ पे कैसे किस जगह आपको निवेश हम करवा पाएंगे, कौन कौन से फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में आप निवेश कर सकते हैं हमारे ज़रिए। यदि आपको इन जनरल आपको हमारे से चर्चा करनी है तो आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। आप कमेंट्स में लिख सकते हैं कि हम फ्यूचर में और कौन से वीडियोस बनाएं जिससे आपको नॉलेज प्रदान हो फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में, स्टॉक मार्केट के बारे में, म्यूचुअल फंड मार्केट्स के बारे में, इंश्योरेंस, टैक्सेशन के बारे में। तो हम कोशिश पूरी यही करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आपके लिए बनाते रहें और आपको इन्फॉर्मेशन, नॉलेज देते रहें। ये पूरा का पूरा वीडियो जो हमने बनाया है इसमें एक डिस्क्लेमर देना चाहेंगे कि इसमें सारे फैक्ट्स, फिगर्स आप अपने जानकारी के लिए आप खुद भी रिसर्च कर सकते हैं, आप ढूंढ सकते हैं। हमने बस एक ब्रॉड ओवरव्यू दिया है कि ये स्कैम क्या था और इससे लर्निंग्स क्या थी। आई एम श्योर कि आपको कुछ ना कुछ इससे सीखने को मिला होगा, कुछ जानकारी मिली होगी जो आपको नहीं पता थी, या पता भी थी तो आपको एक रिवीजन हो गया होगा। और कुछ हमारा मेन मकसद ये था कि इसके बारे में बताएं और इससे लर्निंग्स क्या क्या मिलती हैं वो हम थोड़ी बहुत चर्चा कर सकें। धन्यवाद। एंड आपका फाइनेंशियल जर्नी आपके और आपकी फैमिली के लिए हमेशा सुखद रहे और आपके लिए वेल्थ क्रिएट करती रहे। थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन in case you haven't subscribed our channel yet. Thank you so much.